नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद चुनाव के लिए अपना नामांकन वो दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही अपने सियासी पारी में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है और अब वो पटना की पॉलिटिक्स छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बनने जा रहे हैं और इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो सवाल यह है कि नीतीश की जगह कौन लेगा? क्या बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है या फिर जेडीयू कोटे से ही नया मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा? नीतीश के राज्यसभा जाने पर विरोधी वो लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बिहार में नई हलचल अब देखने को मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने नामांकन भर दिया है और मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बैठकें भी ली। बड़ी जानकारी बता दें कि नीतीश ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है और ऐसे में सीएम के पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां वो तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की पुष्टि होने के बाद से आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सत्ता परिवर्तन जनता की भावनाओं के खिलाफ है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की साजिश रची है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब जानते हैं कि एनडीए ने चुनाव में 2025 से 30 तक फिर से नीतीश का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी और उनके साथी चुनाव जीतने के लिए चालें और सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने तब कहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और वो उन्हें दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल रिफाइंड तरीके से बिहार में लागू करेंगे। आज वो बात सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की वहीं तेजस्वी यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके लिखा है कि सियासी जल्लादों के प्रेम में बेचारे चाचा जी कुछ ऐसा फंसे कि इज्जत बची ना नेम प्लेट पर मुख्यमंत्री का नाम दिख रहा है और इसके साथ ही बयानबाजियां वो लगातार तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तेजस्वी यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी तंज कसा है। बिहार में बीजेपी का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। नई सरकार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मंथन वो लगातार देखने को मिल रहा है और नीतीश कुमार तुरंत ही सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। खबरों से ये निकलकर जानकारी आ रही है और ऐसे में खबरों की माने तो 10 अप्रैल तक सीएम पद पर नीतीश कुमार रहेंगे। दरअसल नई सरकार का गठन वो 10 अप्रैल तक होना होगा क्योंकि राज्यसभा का टर्म वो 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा और ऐसे में खबर है कि तभी नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और नई सरकार का गठन भी होगा। ऐसे में पक्ष और विपक्ष लगातार सामने आ गया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बाद से अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर तंज कस रही है। रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया है कि सियासी जल्लादों के प्रेम में बेचारे चाचा जी कुछ ऐसे फंसे, ना इज्जत बची ना प्रेम बचा और ना ही नेम प्लेट बचा है। ऐसे में कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा था और अब इसके बाद से उनकी बहन रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट निकलकर सामने आया है। बिहार में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर वो शुरू हो चुका है। हालांकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि नया सीएम जो होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। हालांकि जेडीयू खेमे की तरफ से भी नाम का ऐलान हो सकता है।
और हमारे साथ ही चर्चा पर सुरेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। सर, बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है, क्या लग रहा है कि बिहार में अब जो सियासी उलटफेर देखने को मिल रही है, बीजेपी से ही सीएम होगा? नहीं, यही संभावनाएं हैं क्योंकि चुनाव से पहले भी कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि नीतीश बाबू जब तक चाहेंगे वो कंटिन्यू करेंगे एज मुख्यमंत्री, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चूंकि इतने सालों से सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब चूंकि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में जाना तय कर लिया है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो सर, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, विरोध की तो कोई बात नहीं है। देखिए, इतने सालों से सब पॉलिटिक्स में जो है वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जब पिछली बार भी जब जेडीयू की बहुत ही कम सीटें थी भाजपा के तुलना में, तब भी जेडीयू के ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। तो अब राजनीति में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप हर बार कम सीटें लाएं और आप ही का मुख्यमंत्री रहे। तो अब तो समय आ गया है, क्योंकि काफी साल नीतीश कुमार जी रह लिए, जेडीयू की सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में ना होते हुए भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब जो भी मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, और इसीलिए ये मूव भी हुआ है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी का ये मूव भी इसीलिए है। जी, ठीक है। जो विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है कि सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति दिखाई दे रही है, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, राजनीति में तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये कोशिश करती हैं कि उनको कुछ न कुछ एक मुद्दा मिले और वो जो दूसरा पक्ष है उसकी कुछ कमजोरियों को सामने लाए, उनसे इस तरह का दिखाए, उनके एमएलएस को एक गलत संदेश जाए कि देखो आपको नहीं बना रहे हैं, वो बन गए, भाजपा तो ऐसे ही करती है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी विपक्ष हमेशा ढूंढता है, तो उनको तो यही करना है। वो थोड़ी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ नीतीश जी वहां चले गए और यहाँ भाजपा का बनेगा। वो तो यही कहेंगे कि भाई हमें नीतीश जी से बहुत सहानुभूति है, जेडीयू से सहानुभूति है, बिल्कुल। अब वो उनका मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये सब चलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रचंड बहुमत है गठबंधन का विधानसभा में, और इसमें कोई ट्रांजिशन में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, इसलिए वो तो इस बात को कहेंगे। अब मुख्य बात ये होगी कि भाजपा में कौन बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। सर, सम्राट चौधरी का नाम जो है इस समय आगे चल रहा है, तो क्या सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, हम सोच सकते हैं कि उनका भी चेहरा सामने आएगा? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी के बेटे मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी उनको टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का। सम्राट चौधरी जी, डिप्टी सीएम नहीं, देखिए अभी भाजपा में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन होगा, क्योंकि 3-4 लोग हैं। नित्यानंद राय भी हैं, वो पूरे एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं, और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वो भी हैं। दिलीप जायसवाल भी है, सम्राट चौधरी भी है, विजय सिन्हा है। तो जी विजय सिन्हा तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, बिल्कुल। मेरे ख्याल से इन तीनों में से, अब वो तो पार्टी आपको मालूम है भाजपा में तो कोई पता ही नहीं लगता, सडनली आप देखेंगे कोई नया ही आदमी आ गया, नया चेहरा आ गया। लेकिन संभावनाएं यही है कि इन्हीं में से कोई आएगा, क्योंकि नित्यानंद राय ऑलरेडी केंद्र में है, और तो उस स्थिति में हो सकता है कि सम्राट चौधरी काफी एक्टिव भी रहे हैं, पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव भी रहे हैं, लेकिन उनका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि वो शुरू से भाजपा में नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए वो लड़ रहे हैं पूरी तरह से, तो आगे तो हैं रेस में। लेकिन भाजपा की यही समस्या है हम लोगों के लिए भी, कि ये असेसमेंट कर पाना कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, किसी को नहीं पता होता है भाजपा में, हर जगह यही होता है। बिल्कुल। चलिए, सीएम का फेस तो लगभग ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का होगा। डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं तो सर क्या लग रहा है कि जेडीयू खेमे में भी डिप्टी सीएम मिलेगा?
हाँ, वो तो मिलेगा। जब इनका मुख्यमंत्री होगा तो उनका उप मुख्यमंत्री होगा, और ये भी हो सकता है कि भाजपा में से भी एक मुख्यमंत्री हो, एक उप मुख्यमंत्री हो जाए, अच्छा, ऐसे क्योंकि में अभी सर, एक सीएम। जी। ठीक है, ऐसे में अब सर बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, तो जी, क्या लग रहा है कि कितना परिवर्तन होगा और जनता कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पहली बार है बीजेपी को ये मौका मिलेगा। नहीं देखिए, जनता तो एक्सेप्ट ही कर रही है। वहां पे उनकी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आ रही है, और वहां पे उनके सरकार में तो वो शामिल ही रहे हैं। जनता ने सबसे ज्यादा सीटें भी भाजपा को दी है, तो जनता को तो खुशी होगी। जनता को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये है कि अब भाजपा के आने से उनकी और स्थिति मजबूत होगी, उनके दूसरे प्रदेशों में भी उसका असर जाएगा। जैसे अभी बंगाल में चुनाव होंगे तो वहां भी ये मैसेज जाएगा कि भाई अब बिहार में भी इनकी सरकार बन गई है। तो जो भाजपा के समर्थक वोटर होते हैं उनको लगता है कि भाई भाजपा अब यहाँ भी बन जाए, बिहार में बनी है। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, नीतीश की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बिल्कुल। महिलाओं को लेकर के है, महिलाओं के रोजगार को लेकर के है, और उन्होंने जो एक सोशल जस्टिस वहां पे किया है, तो वो सब योजनाएं चालू रहेंगी। उसके अब साथ साथ हो सकता है कि जो बीजेपी के अपने एजेंडे से रिलेटेड, वैसे तो अभी कोई कहीं नया कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई योजनाओं में बहुत बड़ी तब्दीली, वहां पे कोई नई योजनाएं आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि वहां मतलब घुसपैठियों को हटाने के लिए ज्यादा जोर दे सकते हैं। सम्राट चौधरी इस बारे में काफी बोलते रहे हैं। बाकी तो वही एक कंटिन्यूटी होगी, स्मूथ ट्रांजिशन होगा, कोई ऐसा पॉलिसीज में कोई उलटफेर नहीं होगा, कैबिनेट में भी कोई उलटफेर नहीं होगा। बस एक ही संभावना है कि उनके बेटे को, अगर जेडीयू चाहते हैं कि उनकी पार्टी टूटे नहीं और उसमें विघटन नहीं हो, तो देखिए जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो कार्डर बेस्ड पार्टीज नहीं है, वो फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं। तो जेडीयू में अभी तक नीतीश कुमार जी का नाम चला है, अब वो हटेंगे तो वहां पे खलबली होगी, भाई कौन बने, सब बिल्कुल, आपस में वैसे लड़ने भी सर लगेंगे। अभी पिछले तो साल ही इस चुनाव हुआ है, जी, पिछले साल ही चुनाव हुआ है और नीतीश कुमार के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया है, और अब अचानक से ही जी, बदलाव हो रहा है। उसको लेकर विपक्ष भी लगातार वार पलटवार कर रहा है, तो जो जीत हुई है वो तो नीतीश कुमार के फेस से ही हुई है। नहीं नीतीश कुमार जी के फेस पे नहीं, एनडीए के फेस पे हुई है ना। उसमें मोदी और नीतीश जी के तो साथ ही पोस्टर लगे थे, अगर आपको ध्यान होगा उस चुनाव का। और उस समय भी विपक्ष ने ये कहा था कि भाई ये नीतीश जी तो खाली दिखाने के लिए मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। अब वो नीतीश जी जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव था। तो विपक्ष विपक्ष तो हर चीज में मौका ढूंढता है। बिल्कुल। लेकिन सच बात यह है कि बिहार के चुनाव जो है वो मोदी और नीतीश दोनों के फेस पे हुआ था, और खुद जेडीयू ने अपने पोस्टर्स में मोदी जी की फोटो लगाई हुई थी। तो वो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, इश्यू सिर्फ इतना है कि जेडीयू क्या नीतीश के बेटे को आगे बढ़ाएगी। वो शुरू में कहते रहे हैं, हाँ। विधानसभा चुनाव के सामने भी उन्होंने कहा था कि भाई अब निशांत को आना चाहिए। तो वो निशांत को लाना चाहेंगे तो वो एज डिप्टी सीएम आ सकते हैं, क्योंकि जेडीयू को एक डिप्टी सीएम की सीट मिलेगी। ये भी हो सकता है कि जेडीयू में 2 डिप्टी सीएम हो और भाजपा में सिर्फ एक सीएम हो, ठीक ये है, भी संभावना है। ठीक है। ये भी सर, संभावना है क्योंकि जेडीयू की अगर हम काफी चुनाव सीटें की हैं बात आपकी कर रहे बात। हैं तो उस समय चुनाव में भी तो ये भी नारा था कि इस बार नीतीश कुमार 30 के पार, यानी कि 30 के बाद ही वो हटेंगे, और अब बीच में सडनली ये फैसला लेना, क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया? देखिए, राजनीति में ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि दबाव है। नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, एक पार्टियों के बीच में एक साझेदारी, एक समझ हो जाती है कि भाई आप इतने साल रहे, हमने हमेशा आपको रखा, आपकी कम सीटें थी तब भी आपको रखा, तो अब वक्त आया है कि आप हमें भी मौका दें। और बिल्कुल। नीतीश जी ने बहुत ही सफाई से कहा है कि भाई मैं राज्यसभा में नहीं गया, वहां जाना चाहता हूँ। तो दबाव तो नहीं कहेंगे, उनको तो अच्छा ही है, उनके आगे के रास्ते खुलेंगे केंद्र में आने से। राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा बाद में, अभी राज्यसभा में भी वो मतलब कम से कम कुछ नहीं तो डिप्टी स्पीकर तो
उपसभापति, डिप्टी स्पीकर तो नहीं कहना चाहिए, उपसभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति, तो वो भी बन सकते हैं, क्योंकि वो तो अब आएंगे नहीं जो मौजूदा है बिहार से। ठीक है सर। तो इस स्थिति में उनके लिए तो अच्छा है, केंद्र की राजनीति खुलना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। फिर वहां से गवर्नर बन के जा सकते हैं, तो पूरा कैरियर आराम से चलेगा उनका। तो उनका तो बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और मैं समझता हूँ कि एक समझौते के तहत वो जाएंगे। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि बिहार की राजनीति में लगातार हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। इस समय पटना पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जो है वो नामांकन भर दिया है, और ऐसे में अब अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि बिहार का नया सीएम आखिर कौन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का आज छठा दिन है। हालात जो है बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान लगातार उन देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका का समर्थन करने वाला जो देश माना जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर अब निकलकर सामने आई है कि दोहा में तीन धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। दोहा में मौजूदा भारतीयों ने बताया है कि शहर में लगातार 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद से दहशत का माहौल बन गया है। और इससे पहले भी खाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि क्षेत्र में बढ़ते टकराव के बीच ईरानी जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। कतर ने कहा है कि राजधानी दोहा में अमेरिकी दूतावास के पास रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर वहां पर से हटा दिया गया है, और ये कदम ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बाद से उठाया गया है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में किए गए हैं। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग लगातार तेज होता जा रहा है, और इस जंग का आज छठा दिन है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के लिए उड़ान सेवा प्रभावित हुई है। हालांकि बीते 2 दिनों में हालात आंशिक रूप से सुधरे हैं। स्पाइस जेट मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों के यात्रियों की वापसी के लिए यूएई से 13 स्पेशल फ्लाइटें चलाई जाएंगी, और इनमें से 12 जो है वो एक दुबई से चलेगी, फुजराह में मुंबई के लिए 7 और दिल्ली के लिए 5 स्पेशल फ्लाइटें चलेंगी। वहीं एक फ्लाइट दुबई से मुंबई आएगी। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1 मार्च से आज लगातार 5वें दिन श्रीनगर में लाल चौक पर बैरिकेडिंग है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, गलियों के बाहर तक पूरी तरह से पुलिस तैनात की गई है। और इसी बीच 4 दिन बाद भी कोलकाता दुबई की उड़ानें आज से दोबारा शुरू हो गई हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। राहुल गांधी ने भारत की तेल सप्लाई पर खतरे का जिक्र किया है और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे तूफानी समुद्र है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि 40% से ज्यादा इंपोर्ट स्ट्रेट और हॉर्मुज से गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी की स्थिति तो और भी खराब है। जंग अब हमारे पीछे तक पहुंच गई है, और जहां पर भारतीय महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबा दिए गए। फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन भारत के पास एक समझौतावादी प्रधानमंत्री है। उन्होंने हमारी रणनीतिक समन्वय सरेंडर कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि लगातार आज छठा दिन है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग जो है वो छिड़ी हुई है, और ऐसे में भारत में भी अब राजनीति जो है वो तेज होती गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर सीधा सवाल उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। बता दें कि ईरान में जंग को लेकर अब विपक्ष जो है वो लगातार पक्ष पर निशाना साध रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला जो है वो निकलकर सामने आया है। ऐसे में पीएम मोदी की चुप्पी को गिन रही है देश की शाख। राहुल गांधी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, और इसके साथ ही जंग की आग में अब भारत भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर अब तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं राहुल गांधी अब लगातार
केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जंग जो है वो लगातार जारी है और इस जंग का आज छठा दिन है और ऐसे में राहुल गांधी जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार जारी है और ऐसे में तेल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान युद्ध से तेल गैस संकट को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत में तेल गैस के स्टॉक की कमी नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता दें कि तेल को लेकर ये बड़ी अपडेट है। दूसरे देशों से भी गैस सप्लाई के ऑफर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे दें कि ईरान युद्ध से तेल गैस संकट को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भारत में तेल और गैस के स्टॉक की कमी नहीं होगी। सरकारी सूत्रों से मिली ये जानकारी है और सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी दे दें कि दूसरे देशों से भी गैस सप्लाई के लगातार ऑफर आ रहे हैं भारत को और ऐसे में ये सूत्रों से मिली जानकारी है। ईरान युद्ध से तेल गैस संकट को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाना है और वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद ही अनुकूल रहती है। लाल मिट्टी की पिच होने के कारण अच्छा उछाल मिलता है और यही कारण है कि ये अक्सर 200 से ज्यादा का स्कोर देखने को मिलता है। भारत के कप्तान जो है सूर्य कुमार यादव और इंग्लैंड के कप्तान आक्रामक बल्लेबाज इस पिच पर बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। टी20 क्रिकेट में टॉस कई बार मैचों का रुख तय करता है। वानखेड़े में खेले गए 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 8 बार जीती है, जबकि लक्ष्य के पीछा करने वाली टीम भी 8 बार जीती है और इससे साफ है कि यहां पर टॉस निर्णायक नहीं रहता है। हालांकि कई कप्तान पहले बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड प्रेशर जो है बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों टीमों के बीच टी20 मुकाबला हमेशा से ही रोमांचक रहा है और दोनों के बीच अब तक कुल 29 टी20 मैच खेले गए हैं और इसमें से भारत ने 17 और इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं और इसमें से टीम इंडिया ने 3 बार, इंग्लैंड ने 2 बार मैच जीते हैं। वानखेड़े के मैदान पर दोनों टीमों में 2 बार आमने सामने आई है और इसमें से भारत और इंग्लैंड ने एक मैच भी जीता है। वानखेड़े में भारत इंग्लैंड के दोनों मैच बेहद ही यादगार रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें जो हैं इस वानखेड़े स्टेडियम में टिकी हुई है कि आखिर सेमीफाइनल में एंट्री कौन लेता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।